फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, ज़िंदगी जो है वो आईने की तरह है। ज़िंदगी जो है वो आईने की तरह है। यह तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तो आज मैं आप लोग को जो है यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जो है प्रादेशिक भूगोल उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, जो 2011 से 2004 तक का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जो है प्रीवियस ईयर का हर टॉपिक वाइज मैंने करवाया है। तो आपको जो है जियोमॉर्फोलॉजी से लेके जितने भी हैं, आपका अगर ज्योग्राफी पेपर है तो आपको पता होगा। और मैं फ़र्स्ट पेपर का भी प्रिपरेशन करा रही हूँ, वो भी आपको जो है मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ जाके देखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया। तो इसका हो जाएगा फ्रेडरिक लेप्ले ने प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत में सन 1991 आर्थिक उदारीकरण के आरंभ होने के बाद देश में राज्यों का प्रति व्यक्ति आय का क्या हुआ था। अभिसरण हुआ, अपसरण हुआ, अपरिवर्तित रही या प्रसरण हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका क्या हुआ था, प्रसरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में चलते हैं। कथन दिया हुआ है, शरणार्थियों के वसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। कारण, दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें जो है कथन ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, आंग्ल अमेरिकी परंपरा में नियोजन का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी, यानी हार्वर्ड, गेट्स और अनविन और पेरी। सबसे पहले हार्वर्ड आएगा, फिर गेट्स, फिर अनविन और पेरी। ये आंग्ल अमेरिकी परंपरा में नियोजन का अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में चलते हैं। दिसंबर 2010 भारत में राज्यों का उपयोग राष्ट्रीय नियोजन की इकाई के रूप में किया जाता है। तो किया जाता है, इसका क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्रशासनिक इकाई है, क्योंकि यह एक स्वरूप इकाई है, राजनीतिक विचार के कारण या समान भौतिक विशेषताओं के कारण। तो इसका हो जाएगा क्योंकि एक क्या है, प्रशासनिक इकाई है, इसलिए। नेक्स्ट है, नगरीय भूगोल के मूल्य निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। जलवायु है, ऐतिहासिक कारण है, स्थलाकृति है या सुगम्यता है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सुगम्यता होगा। जो नगरीय भूमि का जो मूल्य निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो सुगम्यता होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, संसाधन विकास के नियंत्रण अथवा निर्देशन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, संसाधन आवंटन, संसाधन उपलब्धता, संसाधन प्रयोज्यता या संसाधन प्रबंधन। तो 7 का क्या हो जाएगा, संसाधन प्रबंधन कहलाएगा। जब किसी चीज़ का नियंत्रण और निर्देशन के बारे में बात हो रहा है तो संसाधन प्रबंधन में ऐसा होता है। समरूपता तथा अंतर संबंध सिद्धांत का उपयोग के लिए इकाई के चित्रण हेतु किया जाता है। तो समरूपता और अंतर संबंधता के जो सिद्धांत का उपयोग है वो किस में किया जाता है, स्थान विशिष्ट सुविधाओं के लिए किया जाता है। किसके लिए, स्थान विशिष्ट सुविधाओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में चलेंगे। देखिए 9 में क्या है, पर्यावरण के प्रति क्षति पहुंचाए बिना मानव कल्याण को समुन्नत करना क्या कहलाएगा। प्रादेशिक विकास, संपोषित विकास, प्रादेशिक नियोजन, संसाधन विश्लेषण। तो इसका हो जाएगा क्या, संपोषित विकास कहलाएगा। और संपोषित विकास की अवधारणा अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है कि क्या हो रहा है, इसके वजह से हमारे जो पर्यावरण है उसका बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। उसको काट के जो है अपना विकास मानव सोचते हैं कि जितना हो सके मैं लाभ कमा लूँ, लेकिन जो हमारा पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, इसीलिए बीच बीच में वो अपना प्रभाव दिखाई देता है। तो पर्यावरण को ऐसा हम लोग को जो भी सोचना है, ऐसा सोचना है कि पर्यावरण को भी क्षति ना पहुँचे और मानव का भी विकास हो। यानी संपोषित विकास को लेके ही हर मानव को चलना ज़्यादा उचित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिसंबर 2009 में देखिए आया था, निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है, प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, प्रति 1000 व्यक्ति पर मेडिकल कर्मियों की संख्या, या जनसंख्या में तृतीय कार्यकर्ताओं की संख्या। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सी, यानी प्रति व्यक्ति पर मेडिकल कर्मियों की संख्या जो है ये सामाजिक सूचक नहीं है। लेकिन पाठशाला की संख्या, स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और तृतीय कार्यकर्ता की संख्या ये है। नेक्स्ट चलिए, प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है। जो प्रादेशिक विविधता होती है वो किसके कारण होती है, तो इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में चलते हैं। भारत में संतुलित विकास लाने में विकास ध्रुव रणनीति विफल रही। कारण सामान्य प्रादेशिक पिछड़ेपन की दशाओं में विकास का विशिष्टीकरण कमजोर होता है। तो इसका जो है क्या होगा, बिल्कुल सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि देखिए भारत में जो संतुलित प्रादेशिक विकास में बोल रहा है विकास ध्रुव रणनीति विफल रही। क्यों रही, क्योंकि सामान्य जो प्रादेशिक पिछड़ेपन की दशाओं का विकास का विशिष्टीकरण क्या हुआ, कमजोर होता है। इसलिए प्रादेशिक नियोजन में पैट्रिक गिडिस ने निम्नलिखित संदर्भों में किसका उपयोग किया था। तो जो पैट्रिक गिडिस थे उन्होंने सामाजिक आर्थिक किसका उपयोग किया था, सामाजिक आर्थिक का विकास किया था। नेक्स्ट है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई। तो इस जो है चतुर्थ जो है इसमें की गई थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो फ्रेंड्स ये जो पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई गई है, उनका क्या आधार था, वो किस मॉडल पर आधारित होती है, पंचवर्षीय योजना क्या है, ये सभी जो है इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप इसमें मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओगे। आपको कोई भी पीडीएफ किसी भी चीज़ का चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जो है कर सकते हो ज्वाइन इसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में उत्तर उदारीकरण के समय में प्रादेशिक एवं अंतर वैयक्तिक स्तरों में प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हुई। कारण क्या था, नव उदारीकरण की जो नीतियाँ तुलनात्मक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित है और क्षमता मानकों से जुड़ी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ये दोनों अथॉरिटी क्या था, सही था। नेक्स्ट चलते हैं 16 में। देखिए नगर नियोजन में समीपस्थ इकाई की अवधारणा प्रतिपादित की थी। तो किसने प्रतिपादित की थी, ला काबूजियर, लुई मम्फोर्ट, क्लेरेंस पेरी, फ्रैंक लॉयड राइट। तो क्या हो जाएगा 16 का, तो 16 का हो जाएगा लुई मम्फोर्ट। चलते हैं, भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित करने का एक समग्र प्रयास किया था। तो किसने एक समग्र प्रयास किया था, भारतीय योजना आयोग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, संतुलित विकास। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य संतुलित विकास। नेक्स्ट है, प्रति चुंबक या काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है। तो इस किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नदी का बेसिन है, नदी का बेसिन क्या है, तो नदी का बेसिन हो जाएगा बृहद प्रदेश है। नदी का बेसिन क्या है, बृहद प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा नोडल प्रदेश है, तो इसका हो जाएगा महानगरीय प्रदेश जो है एक नोडल प्रदेश है। अग्रगामी संलग्नताएं सुलभ बनाती हैं। अग्रगामी क्या सुलभ बनाती है, तो विविधीकरण को, असंतुलित विकास को, संसाधनों का अत्यधिक दबाव को, या संसाधनों का विकास को। तो इसका क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा सी, यानी संसाधनों पर अत्यधिक दबाव को जो है अग्रगामी संलग्न बनाती हैं, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 23, विकास
कि जो प्रादेशिक असमानताओं को कम करने में जो कारक कार्य करते हैं वे अनेक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे प्रासंगिक है? तो ए नंबर है बढ़ती हुई गम्यता, बी है प्रादेशिक अर्थव्यवस्थाओं के बलदायी अग्रिम और विलोम अनुबंधन, सी कम विकसित प्रदेशों में निवेश, डी महानगरीय केंद्रों के विकास का नियोजन। तो 23 का क्या लग रहा है फ्रेंड्स आपको? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बी हो जाएगा इसका, प्रादेशिक अर्थव्यवस्थाओं के बलदायी अग्रिम और विलोम अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकास में प्रादेशिक असंतुलन का प्रत्यक्ष प्रमाप है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि भूमि का प्रतिशत, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय, सड़कों तक पहुंच और साक्षरता। तो 24 का क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रों में कृषि भूमि का जो प्रतिशत है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्षेत्रीय रूपांकन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्षेत्रीय रूपांकन के लिए ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल जो होता है, क्षेत्रीय रूपांकन के लिए एक मॉडल है ये, जिसका नाम है ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में है, क्षेत्रीय असंतुलन में इनमें से किस कारण से उत्पन्न नहीं होता? क्षेत्रीय असंतुलन इनमें से किस कारण से उत्पन्न नहीं होता? संसाधनों का विषम वितरण, टिकाऊ आर्थिक विकास, संसाधनों का अभाव, प्रौद्योगिकी का अभाव। तो ऑब्वियसली देखिए ऑप्शन से पता चल रहा है जो टिकाऊ आर्थिक विकास है उससे होगा, इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये टिकाऊ आर्थिक विकास रहेगा तो क्षेत्रीय असंतुलन होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट है नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है। तो नोडल रीजन का जो परिसीमन है वो कहाँ? स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर किया जाता है। स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर नोडल रीजन का परिसीमन किया जाता है। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विकास का प्रत्यक्ष सूचक है? तो देखिए प्रत्यक्ष सूचक जो है कौन सा हो जाएगा 28 का? तो इसका सी हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति इस्पात का उपभोग जो है प्रति प्रादेशिक सूचक है। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना संस्थान ने नगरों की कितनी आकार श्रेणियां बनाई है? तो जो इसमें कितनी बनाई है? चौथी, छठी, तृतीय या पांचवी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 नहीं, सॉरी 30 का नहीं, गलत क्वेश्चन हो गया। भारतीय जनगणना संस्थान ने नगरों की कितनी आकार श्रेणी बनाई है? तो इसका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 बनाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जो है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के लिए टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए विकास में प्रादेशिक भिन्नता को कम करने की नीति को स्पष्ट किया? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में कौन सा एक नियोजित शहर नहीं है? तो इसमें जो है लखनऊ जो है एक नियोजित शहर नहीं है, लेकिन चंडीगढ़, भुवनेश्वर और जयपुर ये तीनों एक नियोजित शहर है। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित राज्य 1960 के पश्चात बनाए गए थे, उनको निर्माण के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था वो आपको बोलना है, यानी नागालैंड जो है इसका सबसे पहले हुआ था। तो आप देखिए कि 3 किस में है, तो हम देख रहे हैं कि डी जो है इसमें है, तो यानी नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद होगा हरियाणा, फिर होगा मेघालय, देन होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में सीमांकित करने में बृहद, मध्यम एवं सूक्ष्म शब्दों को प्रस्तावित किया। तो जो इसको है किसने प्रस्तावित किया? तो उसका होगा SP चैटर्जी ने किया था। किसने किया? SP चैटर्जी। नेक्स्ट दिसंबर 2004, इनमें से कौन सा प्रादेशिक अवसंरचना तत्व नहीं है? तो आप देख रहे हो 34 में है सड़कें, संचार लाइनें, नहरें, केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र। तो 34 का क्या हो जाएगा? तो इसका सी हो जाएगा, यानी नहरें जो है वो प्रादेशिक अवसंरचना तत्व नहीं है, लेकिन सड़कें, संचार लाइनें और केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र ये तीनों जो है वो है। नेक्स्ट 35, भारत को नियोजित क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास किया था, तो किसने किया था? इसका हो जाएगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। TCPO का फुल फॉर्म ऐसे पूछ देता है, TCPO स्टैंड फॉर, इंग्लिश में पूछेगा स्टैंड फॉर, तो आपको तब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट
36 निम्नलिखित कथन निम्न विकसित देशों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की व्याख्या करते हैं। तो कौन जो है किसी विकसित देश में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की व्याख्या करता है? तो इसका हो जाएगा संसाधनों के वृत्ति दान में क्षेत्रीय भिन्नता और उद्योग विकास के स्तर में विषमता। तो फ्रेंड्स ये दोनों तो है ही। और देखिए दो ऑप्शन क्या है, तीसरा है भू भौतिक अभिलक्षण में विभिन्नता, विरूपित नगरीय अभिवृद्धि। तो ये दोनों तो होगा नहीं, यानी देखिए जिसमें 1 और 2 होगा, 1 और 2 किस में है, 1 और 2 बी में है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 7 नंबर। 37 में क्या है, देखिए सूची ये जो है कूट दिया हुआ है, बस्ती श्रेणीबद्धता, क्षेत्रीय विश्लेषण, विकास ध्रुव सिद्धांत और आर्थिक वृद्धि अवस्था और एफ पैराडॉक्स। तो जो आप देखिए 37 में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ABCD करके दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो सी होगा। यानी हम चलते हैं 1 2 4 3 1। अब देखिए बस्ती श्रेणीबद्धता जो है इसका बिल्कुल सही है, डब्ल्यू क्रिस्टॉलर होगा बस्ती श्रेणीबद्धता का। क्षेत्रीय विश्लेषण का हो जाएगा वॉल्टर आइजर। विकास ध्रुव सिद्धांत हो जाएगा एफ पैराडॉक्स। तो ये विकास ध्रुव सिद्धांत फ्रेंड्स ऐसे भी पूछता है कि विकास ध्रुव सिद्धांत किसने दिया, इसका एफ पैराडॉक्स हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि अवस्था इसका होगा डब्ल्यू रोस्टो। जो आर्थिक वृद्धि अवस्था है ये डब्ल्यू रोस्टो ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पकाल में संतुलित क्षेत्रीय विकास की रणनीति निश्चित रूप से तीव्र आर्थिक वृद्धि नहीं प्राप्त करती। कारण राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि की जो रणनीतियां हैं आर्थिक क्षमता के अभिलक्षणों पर होती है, ना कि प्रादेशिक संतुलन के अभिलक्षण पर। तो 38 का कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, 38 का ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इतना ही था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें और आप अपनी कमेंट्स को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपको कुछ चाहिए, किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या उसका PDF चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर ले। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिए आप यहाँ जो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करें आप ज्वाइन हो जाओगे। और जो भी आपको PDF किसी चीज़ का चाहिए तो आप मेरे को जो है कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं आपको उस पर भेज दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल में। तो थैंक यू फ्रेंड्स।